3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे, एंड देन n पार्टिकल्स को फेज स्पेस में बताने के लिए या तो हम n पॉइंट्स चुने या हम 6 n डायमेंशनल फेज स्पेस की बात कर लें, जिसमें कि एक पॉइंट जो है वो सिस्टम का एक माइक्रोस्कोपिक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, और उस पॉइंट के 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे। और ये सारी बातें हमने फेज स्पेस में पढ़ा था, और उस 6n डायमेंशनल फेज स्पेस का कोई भी एक पॉइंट जो है वो सिस्टम के सारे माइक्रोस्कोपिक स्टेट को रिप्रेजेंट बाय माइक्रोस्कोपिक स्टेट मतलब ये है कि उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। all the position and all the momentum coordinates of that system at a particular time पता चल जाएगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को 6n डायमेंशनल फेज स्पेस के हम रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट कहते हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है, सिस्टम अलग अलग माइक्रोस्कोपिक स्टेट से जाता है, तो वो फेज पॉइंट या रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट बदलता रहेगा। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है वो 6n डायमेंशनल फेज स्पेस में एक पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी पर चलेगा। इट इज नॉट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, लेकिन सिस्टम का फेस ये कह सकते हैं कि सिस्टम का जो फेस है या जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट है वो इस तरीके से इवॉल्व होगा कि फेज स्पेस का जो फेस पॉइंट है वो मूव करने लग जाएगा, और वो जब मूव करेगा तो एक पर्टिकुलर लाइन पे चलेगा, लाइन पे जो उसको हम ट्रैजेक्टरी कह सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने पिछले चैप्टर्स में, पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें किसी को अगर यही समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो फिर आपको आगे तो ये फिर आगे भी दिक्कत आएगी। एनीबडी हैज क्वेश्चन? अभी जो मैं 10 मिनट बोला हूँ, किसी को कुछ सर, पूछना है तो बेहिचक मेरे को होके पूछ। एक कंफ्यूजन था म्यू जी, स्पेस और गामा स्पेस में। अच्छा देखो, म्यू स्पेस इज मैंने जब आपको फेस स्पेस पढ़ाने की कोशिश करी थी, मैं अभी भी इसको कोशिश ही मानता हूँ, हाँ, जब मैंने फेस स्पेस पढ़ाने की कोशिश करी थी तब मैंने आपको एक सिंपल फेस स्पेस से शुरुआत किया था, जब ये माना था कि पार्टिकल इज डूइंग ए वन डायमेंशनल मोशन। और जब पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स आर सफिशिएंट, x और px, दैट इज सफिशिएंट टू डिटरमिन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। जिस केस में, इस केस में एक सिंगल पार्टिकल है। तो अब x px 2 डायमेंशनल फेस स्पेस होगा, हाँ, है ना? हाँ, किन्हीं किताबों में इस 2 डायमेंशनल फेस स्पेस को वो म्यू स्पेस कहता है, किन्हीं किताबों में, हाँ, है ना? लेकिन फिर जब हम बोलते हैं कि देयर विल बी एक सिस्टम ऐसा हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मेनी बॉडी सिस्टम है, मेनी पार्टिकल सिस्टम, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और तब फिर हर एक पार्टिकल का, और अगर मान लीजिए हर पार्टिकल का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है या f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एक्स वाई जेड एंड देन पी एक्स पी वाई पी जेड, तो 6 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है तो ट्वाइस द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन द फेज स्पेस। तो अगर एक पार्टिकल की बात करें तो उसको फेज स्पेस में दिखाना है तो उसका एक पॉइंट होगा, और एक पॉइंट हर उस पॉइंट से हर 6 एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाले तो हमको उसके एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड मिलेंगे। लेकिन ऐसा एक पार्टिकल के लिए हुआ, ऐसा n पार्टिकल्स की बात करें तो ऐसे n पॉइंट्स की जरूरत होगी। तो और ऐसे n पॉइंट्स की जरूरत होगी जो कि किसी एक समय पर आवश्यक होंगे। these and the coordinates of these n points will be required at a particular time। तो क्यों ना इसको हम n डायमेंशनल फेस स्पेस को 6 n डायमेंशनल फेस स्पेस में कन्वर्ट कर ले। तो जब हम 6 n डायमेंशनल फेस स्पेस में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब 6 n एक्सिस है, मतलब
क्यू, अगर मैं क्यू और पी से डिनोट करूं, अब की बार एक्स और वाई, एक्स और पी छोड़ के इस डिस्क्रिप्शन में लीवल्स थ्योरम में कोऑर्डिनेट्स को क्यू से और मोमेंटा को पी से डिनोट कर रहे हैं। तो q1x, q1y, q1z, q2x, q2y, q2z एंड सो ऑन। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सिस होंगे एक पार्टिकल के लिए, और एन पार्टिकल्स के लिए हैं तो फिर आप समझ लो एक पार्टिकल के लिए 6 एक्सिस रिक्वायर्ड होगी और एन पार्टिकल्स के लिए 6n एक्सिस रिक्वायर्ड होगी। तो देन ये जनरलाइज करते हुए हम n डायमेंशनल फेज स्पेस से 6n डायमेंशनल फेज स्पेस में जाए जहां पर हमारे पास 6n एक्सिस है एट ए टाइम। तो कोई भी पॉइंट जो है वो उसके 6n कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। मींस अब यही हमारे लिए उपयोगी ही है, क्योंकि देन द पर्टिकुलर सिस्टम, पॉइंट का। हाँ पर्टिकुलर टाइम। हाँ। तो वो जो सिस्टम है जिसमें कि n पार्टिकल्स हैं और हम n पार्टिकल्स की किसी समय पर संपूर्ण सूक्ष्म जानकारी चाहते हैं, माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो यू नीड द 6n कोऑर्डिनेट्स उसी समय हमको चाहिए ना। तो 6n को एक्सिस हो जाएगी। तो और वो 6n एक्सिस किसी एक टाइम 6n एक्सिस में 6n डायमेंशनल फेज स्पेस में कोई एक पॉइंट किसी एक समय पर सिस्टम का स्टेट को डिस्क्राइब करेगा, एंड विच स्टेट, दैट विल बी डेफिनेटली द माइक्रोस्कोपिक स्टेट। और जैसे जैसे फिर टाइम इवॉल्व होगा तो फिर वो पॉइंट जो है वो मूव करेगा फेज स्पेस में, 6n डायमेंशनल पॉइंट जो है फेज स्पेस में मूव करेगा और एक पर्टिकुलर पाथ में मूव करेगा और वो पाथ कहलाएगा फेज ट्रेजेक्टरी। नाउ दिस 6n डायमेंशनल स्पेस, अधिकांश किताबों में इस 6n डायमेंशनल फेज स्पेस को कहते हैं गामा स्पेस। ओके, एंड the normal 6 dimensional space is called the mu space। मैं सोचता हूं कि आपको काफी हद तक मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। The 6 dimensional space 6 dimensional space will be a space in which there will be only 6 axes, है ना? each point एक another set of axes नहीं, 6 डायमेंशनल स्पेस में अब अगर मैं सिस्टम के का स्टेट को स्पेसिफाई कर रहा हूं 6 डायमेंशनल स्पेस में, ओके। तो अब मैं सिस्टम के स्टेट को स्पेसिफाई कर रहा हूं तो मैं ये जान रहा हूं कि सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स। तो हर एक पार्टिकल का स्टेट मेरे को चाहिए ना, एन पार्टिकल्स। तो देयर विल बी एन सच पॉइंट। कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? एन पॉइंट्स हो जाएंगे फेज स्पेस में, है ना? एन पॉइंट्स हो जाएंगे फेज स्पेस में। लेकिन और इसी को हम म्यू स्पेस भी कह सकते हैं, अधिकांश किताबों में यही टर्मिनोलॉजी यूज करी है। Whereas 6n डायमेंशनल फेज स्पेस में मात्र एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट है ना इन फेज स्पेस, a single point in phase space will correspond to 6n coordinates of the entire particles of the system। 6n coordinates ये सारे सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल्स के स्टेट को डिस्क्राइब कर देगा मात्र एक पॉइंट। और उसके स्वाभाविक है कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? n कोऑर्डिनेट्स होंगे। और इस प्रकार के फेज स्पेस को हम गामा स्पेस कहते हैं। इसको हम कहते हैं गामा स्पेस। हो गया क्लियर। तो गामा स्पेस और म्यू प्रेजेंटेशन है। हाँ, अब हुआ क्लियर? हाँ अब क्लियर हुआ आपको? हाँ जब मैंने बात शुरुआत करी थी तो फेज स्पेस तो हम जान नहीं रहे थे, तो हमने ये कहा था कि हम 2 डायमेंशनल फेज स्पेस चुन लेते हैं। 2 डायमेंशनल फेज स्पेस एक्स और पी एक्स, और तब 1 डायमेंशनल मोशन था, डिग्री ऑफ 1 था। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, पार्टिकल की संख्या n हो गई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया तो 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए और पार्टिकल्स की संख्या भी n हो गई।
तो हम अलग अलग पॉइंट्स फेस स्पेस में अलग अलग पार्टिकल्स को बताने के लिए से बेहतर है कि हम सारे एक पॉइंट ऐसा चुन लें और 6 एंड एक्सिस चुन लें, तो मात्र एक पर्याप्त होगा स्पेस का जो कि पूरे सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये वाला स्पेस था 2 डायमेंशनल फेस, और ये जो है ये 6 एंड डायमेंशनल फेस स्पेस। तो इस बैकग्राउंड के साथ यही बैकग्राउंड मैं बताना चाहता था। अच्छा आपने पूछ लिया, तो कुछ क्लियर हुआ बाकी साथियों को भी? हाँ सर। क्यों भाई, सर एक क्लियर डाउट था हुआ सर। ना? बोलिए सर बोलिए। सर ईच पार्टिकल है बोलो। 2D, तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हुए हैं, तो फेस स्पेस में कंसिडर ईच करेंगे पार्टिकल तो है n नॉट into 2D, 2D आई एम कोऑर्डिनेट। नॉट। नहीं नहीं, एक पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, 2D नहीं कहा हूं। एक पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, मतलब वो अगर सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को निग्लेक्ट कर दिए, तो उसे वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो वो एक्स वाई जेड उसके लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, और उसका कौन पी एक्स पी वाई और पी जेड, इस प्रकार से देयर विल बी 6 कोऑर्डिनेट्स नीडेड। तो डिग्री ऑफ डायमेंशन 2f होगा। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो फेस स्पेस का डायमेंशन 2 होगा। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो फेस स्पेस का डायमेंशन 6 होगा। ठीक, अब बताओ पनीश्वर, कौन पूछ रहा था ये? जी नहीं हाँ सर, बोलो। क्लियर हो गया सर। बोल। हाँ बेटा, कौन क्लियर हुआ ना? जी सर। और देखो ये बहुत, इसीलिए मैं नहीं कह रहा, ये लगभग मतलब बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन ए 6 एंड डायमेंशनल फेस स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में भी हमको तकलीफ शुरू हो जाती है, तो 6 एंड डायमेंशनल फेस स्पेस में आप समझ लो कि 6x, मतलब हम बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों यूज करते हैं, इसका आप अगर ध्यान रखोगे, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों यूज करते हैं? अगर साधारण x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हमें कोई है तो यू ड्रॉ perpendicular, you locate the x coordinate, you drop a perpendicular on the y axis, you locate the y coordinate। यही तो काम होता है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम का, यही काम होता है। और अगर आप x y z है तो फिर उसी तरीके से आप x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जहां वो टच करता है वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वो x y z एक्सिस को बताता है। ठीक है ना? तो सिर्फ एन डायमेंशनल या स्पेस ले रहे हैं या 6 एन डायमेंशनल स्पेस ले रहे हैं, तो हम स्क्रीन दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा है ना? हाँ सर देख रहे हैं। दिख रहा है? हाँ, तो हम जब कोऑर्डिनेट स्पेस लेते हैं तो हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे चुनते हैं? ये अगर पॉइंट पी है तो हम रिस्पेक्टिव एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, तो हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाता है। तो इसका मतलब अगर हम 6 एन डायमेंशनल फेस स्पेस ऐसे पॉइंट चुने, उस पॉइंट से हमने हर एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, तो आपका कोई भी पॉइंट का कितने कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे? 6 एन कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये बेसिकली कंसेप्ट है फेस स्पेस का। दो आए, अब बढ़े आगे, बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। चलो अच्छा है, 21 लोग ज्वाइन किए हैं, 3 लोग, 2 लोग इसमें कम कर दिए जाए, 19 लोग। तो अब हम आ जाते हैं, यही बैकग्राउंड था हमारा जो मैं बताना भी चाहता था और लिखा भी होगा आपको, है ना? तो ल्यूविल्स थ्योरम का ये बैकग्राउंड है, बेसिक
तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये बैकग्राउंड है, थ्योरम बाद में आएगा परीक्षा में। आपको इन्हें की शायद उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख लीजिएगा पढ़ने। हाँ सर, साउंड नहीं आ रहा। अगर आपको हेलो। लिखने की इतनी जरूरत है ये सब चीजों तो पर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और आपको शेयर भी कर दूंगा। तो इट इज द बैकग्राउंड, मतलब ये चीजें हमको जाननी चाहिए। हम लियोविल्स थ्योरम। साउंड नहीं आ रहा? हाँ, सबको नहीं आ रहा? अब साउंड नहीं आ आ रहा रहा है क्या? सर, अभी आ रहा है। एक मिनट, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। हाँ, आ रहा है, आ रहा है। चलो मैं वो बंद कर दिया वीडियो। अब बढ़ूं आगे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। चलो, तो देखो क्या जानना है, लगभग वही चीजें आप मेरे को टोक दीजिएगा, नहीं समझ आवाज नहीं आ रही हो, ठीक है। तो लेट अस एक गैस उसका स्टेट को अगर हमको स्पेसिफाई करना है, हमको पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे Q1 Q2 N। ना व्हाट इज दिस, या अंतर क्या आ गया, ये Q1 वेक्टर लिख दिया है, मतलब इसमें सब में तीन तीन कोऑर्डिनेट क्यों भाई? हेलो, हेलो, हाँ सर। आवाज का इशू हो गया लग रहा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, ओके, और 3n हाँ सर। मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए होंगे। लेकिन ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को लिखते समय सुधीर आप देख रहे होंगे कि क्या दिखा है, Q1 के ऊपर मैंने क्या डाल दिया है, वेक्टर्स। क्या लिखा है, वेक्टर का चिन्ह बनाया है। हाँ। हाँ, तो वेक्टर्स है, सब लोग ध्यान देंगे, ये वेक्टर्स है। तो ईच वेक्टर विल हैव 3 कंपोनेंट्स, नो, है हम्म। ना। हम्म। तो क्यों, तो मैंने जब गिनना शुरू किया तो हर एक पार्टिकल का n वेक्टर्स गिन लिया, और कुल मिला के 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और उसी तरीके से 3n क्या होंगे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट। मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, P1 P2 वेक्टर एंड आखिरी में Pn वेक्टर। तो कुल मिला के इसमें 6n कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक। तो ये तो वही बात है जो अभी हम पढ़ ही रहे थे। और फिर नेक्स्ट बात है कि स्टेट बनने के बाद अगला काम है कि हम 6n डायमेंशनल स्पेस की बात करें, जो कि किन से क्या एक्सिस होंगी, उसमें 6n एक्सिस होंगी और कितने वेक्टर्स होंगे, इधर से n के देयर विल बी n vectors of the component and n vectors of the coordinate। और इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, गामा स्पेस कहते हैं। तो जो अभी पूछ रहे थे आप लोग, उससे ही मिलती जुलती बात यहाँ लिखी हुई है कि कोई भी पॉइंट गामा स्पेस का एक सिंगल स्टेट को स्पेसिफाई, को और क्लियर करें तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना बात। कोई भी पॉइंट गामा स्पेस का एक स्टेट ऑफ द सिस्टम को स्पेसिफाई करेगा और वो माइक्रोस्कोपिक स्टेट रहे। बढ़े आगे, है ना, बढ़े। हाँ हाँ। सर। तो इस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 6n। इस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 6n है। कोऑर्डिनेट्स होंगे। और इस पॉइंट को हम कहते क्या सर। है, बेस सर, पॉइंट के अलावा हम रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, ये हाँ, Q1 to Qn बोलो। रहेगा कि Q3n रहेगा? तो जब मैं इसके ऊपर दबाव डाल रहा था तो तुमने सुना नहीं उस बात को। आवाज कट गया होगा सर। मैं दबाव डाल के, हाँ मैं दबाव डाल रहा था इसमें कि Q1 के ऊपर तुमने बताया सर वेक्टर लिखा हुआ है, Q2 के ऊपर वेक्टर लिखा हुआ है,
क्यू एन के ऊपर उसी तरीके से किसी भी कोऑर्डिनेट पोजीशन कोऑर्डिनेट के ऊपर वेक्टर लिखा है, एनी वेक्टर have three 3 components. डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? तो हर एक के 3-3 कंपोनेंट हो जाएंगे हम्म, हाँ सर। हैं? हाँ तो ये टोटल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 3n हो जाएगी। 3n. ठीक है, अब क्लियर है बात? मैं लिख सकता था यहाँ से 3n तक की गिनती चला सकता था, लेकिन मैंने गिनती 3n तक की ना चला के n तक की गिनती चलाई और ऊपर वेक्टर का नोटेशन दे दिया, मतलब दिस itself is having 3 components, each is having 3 components, तो n है यहाँ पर, तो कितने टोटल कंपोनेंट्स हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स के? कितने हो जाएंगे? 3n हो जाएंगे। और वैसे ही यहाँ पर मोमेंटम जो कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट है उसके लिए भी मैंने वेक्टर का साइन लिखा है, ठीक है? आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो देन यू हैव टू नंबर अप टू 6n, ठीक चलेगा बात? ठीक। तो कुल मिला के आपके पास 6n कोऑर्डिनेट। आगे बढ़े अब। हाँ, तो जब हमने कोऑर्डिनेट्स तय कर लिए सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, 6n कोऑर्डिनेट्स तय कर लिए, 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ये 6n बना कैसे? 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, इससे बना। हाँ, तो फिर नेक्स्ट बात जो हम पढ़ लिए थे वो फेस स्पेस की बात कर लें, तो 6n डायमेंशनल फेस स्पेस की बात कर लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी को गामा स्पेस कहते हैं। इसके किसी भी पॉइंट को हम पूरी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल यूज करें, तो इसीलिए हमें 6n डायमेंशनल फेस स्पेस की भी बात करनी पड़ेगी। तो कोई भी पॉइंट जो होगा गामा स्पेस का, वो उस सिस्टम के किसी एक माइक्रोस्कोपिक स्टेट को डिस्क्राइब कर देगा। लेकिन उस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि दैट पॉइंट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो क्यू आई पी आई हो गया। अब यहाँ पे i इक्वल टू 1 से लेके 3n चला गया, पोजीशन और मोमेंटम का। बढ़ो आगे और बढ़े आगे, ठीक। तो जब समय निकलेगा, जैसा कि उस किताब में भी दिया हुआ है जिसका मैं हमेशा रेफरेंस देता हूँ, एज टाइम पासेस बाय, तो सब कुछ बदलेगा, एवरीथिंग बिकम्स डायनामिक। एटम जो अंदर सिस्टम में है और मॉलिक्यूल्स हैं वो सब अपना प्राकृतिक गति करेंगे, दे विल परफॉर्म द नेचुरल मोशन। द सिस्टम एज इट इज विल नॉट मूव एंड कम टू ए डिफरेंट लोकेशन, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक वस्तु के हिलने के समान नहीं होगा, लेकिन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स है, दे विल डेफिनेटली परफॉर्म नेचुरल मोशन। और नेचुरल मोशन क्या होगा आप जानते हैं। और जब वो नेचुरल मोशन परफॉर्म करेगा तो वो फिर एक नए स्टेट, जैसे जैसे समय गुजरेगा तो सिस्टम जो है एक दूसरी अवस्था में पहुंच जाएगा। और जब वो दूसरी अवस्था में पहुंच जाएगा तो दूसरी अवस्था भी क्या कहलाएगी? इट इज अगेन कॉल्ड ए माइक्रोस्कोपिक स्टेट। वो फिर एक सूक्ष्म अवस्था ही रहेगी, अभी कुछ नहीं बदला। स्थूल स्तर पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया, पास्ड ऑन टू ए न्यू स्टेट, एक नई अवस्था में आ गया। तो जब नई अवस्था में आ गया तो एक नया पॉइंट बन गया 6n डायमेंशनल फेस स्पेस। आई बात समझ में? बहुत धीरे और छोटे हिस्सों में पढ़ा रहा हूं, भले इसकी 2 क्लास लगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, तो इसका मतलब है कि सिस्टम जब जब इवॉल्व होगा, जब जब उसमें परिवर्तन आएंगे, जब जब वो एक नई स्टेट में आएगा, नया माइक्रोस्कोपिक स्टेट में आएगा, तब तक हमेशा आपको नया
फेस पॉइंट प्राप्त होता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी ए लार्ज कलेक्शन ऑफ फेस पॉइंट्स, बहुत सारे फेस पॉइंट्स का समूह हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? और ऐसे सभी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ईच सच पॉइंट डिफाइंस ए माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम, and all such microscopic states will have the same macroscopic properties, जिसको मैं कह रहा था। हर माइक्रोस्कोपिक स्टेट का माइक्रोस्कोपिक डिटेल तो बदला हुआ रहेगा, ईच विल हैव ए डिफरेंट सेट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, ये माइक्रोस्कोपिक डिटेल है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज उसकी कैसी रहेंगी? वो सेम रहेंगी, इट विल नॉट चेंज। और प्रॉब्लम ही यही है कि मैं किसी भी मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट से जो लैब में कर सकते हैं, जो इतनी कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स हैं और इतनी ज्यादा हैं इस माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स बाय एनी मेजरमेंट, मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट। अब ये जो कलेक्शन है माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स का, इसी को हम फेस स्पेस में ज्योमेट्रिकली दिखाते हैं। और किसकी सहायता से दिखाते हैं? कई सारे फेस पॉइंट्स या रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स से। किस स्पेस में दिखाते हैं? गामा स्पेस में दिखाते हैं। ठीक, बढ़ूं आगे? बोलिए, बढ़ूं फिर से बताना है? बढ़ूं आगे हाँ कि सर। रुके रहूं? हाँ सर। हाँ सर। क्यों भाई, बढ़े आगे? जी बढ़े आगे। आगे? जी हाँ सर। हाँ सर। ठीक, हाँ। तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है फेस पॉइंट्स का, या जो कलेक्शन है माइक्रोस्टेट्स का, ये कैसा प्रतीत होगा? फेस एक बादल, मतलब बिंदुओं का, कला बिंदुओं का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जिसको वो बोल रहा है क्लाउड ऑफ फेस पॉइंट्स। और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस पॉइंट्स का कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस भी रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, देख रही अभी स्क्रीन मैंने शेयर किया था तो शायद लेट आया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की विशेषता क्या है फेस पॉइंट्स की? ये कंटिन्यूअस रहेगी। ओके, ये जिसको मैंने टिक किया, it is not a discrete distribution of phase points, it is a continuous distribution of phase points। और ये कैसा प्रतीत होगा? it will behave, you can, इसको आप मान सकते हैं, it is a cloud of phase points in the phase space। तो बहुत सारे फेस पॉइंट्स जो हैं उस क्लाउड में होंगे, और जैसे जैसे समय गुजरेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, तो हर एक फेस पॉइंट जो है वो फेस पॉइंट इवॉल्व होता रहेगा। अब ये बात फिर से आप समझिए, एक पॉइंट जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, कोई दूसरा चौथा हर एक टाइम पर इवॉल्व हो रहा है। मतलब आप टाइम के साथ उसकी ट्रेजेक्टरी को देखना चाह रहे हैं। तो सपोज देयर इज ए क्लाउड ऑफ फेस पॉइंट्स लाइक दिस, शायद किसी किताब में ये दिया होना चाहिए, मैं देखता हूं कहीं पर मेरी, हाँ इस टाइप का है। ये तो सिंपल ले लिया, फ्री पार्टिकल का फेस ट्रैजेक्टरी है, तो वो जो ट्रैजेक्टरी है वो चेंज होती रहेगी। उसी तरीके से ये क्लाउड ऑफ फेस पॉइंट जो है, इसमें हर एक फेस पॉइंट जो है फिर खिसक जाएगा। थोड़ी देर के पश्चात फिर ये आप देखेंगे, अगर आप देखना चाहेंगे कि ये एन पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम देखना चाहेंगे 6 डायमेंशनल फेस स्पेस में, तो आपको एक नई पिक्चर दिखाई देगी। तो एज टाइम पासेस बाय ईच फेस पॉइंट, हर एक फेस पॉइंट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस सिस्टम की सबकी अलग अलग माइक्रोस्कोपिक स्टेट होगी।
तो माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स आर चेंजिंग, तेजी से चेंज हो रही है। यहाँ पे मान लीजिए आपने सिस्टम के जितने माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स हैं, किसी एक टाइम पर आपने एक स्नैपशॉट लिया, एक फोटोग्राफ लिया, किसी दूसरे टाइम पर अब आप फिर से स्नैपशॉट लोगे या फोटोग्राफ लोगे, तो फिर आपको इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है फेस पॉइंट्स का, फिर ये चेंज हो गया, फिर ये चेंज हो गया, तो इट विल गो ऑन चेंजिंग। तो इसी को कह रहा है कि फेस पॉइंट इन द क्लाउड विल फॉलो इट्स ट्रेजेक्टरी। तो फेस पॉइंट इन द क्लाउड। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे, चूंकि हम ये जानते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स की संख्या कैसी होगी, बताएगा कोई? माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स की संख्या अधिक होगी कि कम होगी? क्यों सोचिए, माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स की संख्या सिस्टम की अधिक, बहुत अधिक होगी। इट इज नॉट कि 4 पार्टिकल है या 5 पार्टिकल है, बहुत अधिक होगी। 10 टू द पावर 12, 13, 14 इस तरीके से बड़ी बड़ी संख्याओं में माइक्रोस्कोप स्टेट्स होगा। तो एज द नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स, जो कि इक्विवेलेंट किसके है? वेरियस सिस्टम्स इन द एंसेंबल। मैं गिब्स की एंसेंबल विधि की तरफ भी थोड़ा सा आपकी और आपका इशारा कर रहा हूं। ये जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स हैं, ये गिब्स एंसेंबल मेथड में तो ये है, बात सही है। तो इनकी डेंसिटी कैसी होगी? ये कैसा होगा डिस्ट्रीब्यूशन? बोलिए। चूंकि मैंने कहा, अभी किसी ने कहा भी कि माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, मेनी पार्टिकल, मेनी बॉडी सिस्टम, तो उनको बताने वाले जो फेस स्पेस के रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स होंगे, वो कैसे होंगे? दूर दूर होंगे कि पास पास होंगे? पास पास। पास पास। पास पास होंगे, हाँ। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स इज वेरी डेंस। अगर दूर दूर होते तो इसी किताब में डेंसिटी ऑफ फेस स्पेस की बात ही नहीं आती, डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स की बात ही नहीं आती, और ल्यूविल्स थ्योरम भी नहीं बनता। सिंस द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज वेरी वेरी लार्ज, द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स इन फेस स्पेस are very close, are very dense, पास पास है। और इसीलिए यहां पर हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस, मतलब चूंकि सब फेस पॉइंट्स कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करिए। यहां से शुरू होता है ल्यूविल्स थ्योरम। ठीक है, तो परीक्षा में कहां से लिखना है? परीक्षा में आपको यहीं से लिखना है, क्योंकि इतना टाइम आप होगा नहीं इतनी भाषा का उपयोग कर पाएंगे। एज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ, है ना, ऑफ ए सिस्टम इज वेरी लार्ज, देयर रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स इन फेस स्पेस आर वेरी डेंस, so we introduce the continuous density of phase points। बढ़ूं आगे थोड़ा सा और बढ़े, बोलिए। तो अब हम क्या डिस्क्राइब करेंगे? जब अगर इफ द मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी सब दूर दूर है, अब आपके पास एक डस्टर है, तो आप वहां पर डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड क्यों निकालते हैं? क्योंकि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज कॉम्पैक्ट। उसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेस पॉइंट्स अगर कॉम्पैक्ट है तो हमको अगला स्टेप क्या होगा? हमारा अगला स्टेप क्या होगा? हमको क्या डिफाइन करना होगा? देखिए क्या लिखा है, डेंसिटी डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप होगा, वी डिफाइन द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। We define the density distribution function. Now it is not that the density for a distribution, so density distribution हो गया,
एंड ए फंक्शन मीन्स द डेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ क्या क्या, तो वही कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट्स Position, का momentum, P1 and time. P2 P1, हाँ yes, and time because now the density has become a function of Time. density may be a function of time also. बढ़िया, तो आपको मैं ला रहा हूं डेंसिटी के ऊपर, है ना, क्योंकि फेस पॉइंट्स ज्यादा है। फेस पॉइंट्स क्यों ज्यादा है? क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज वेरी वेरी लार्ज एंड इट इज अ वेरी कॉम्पैक्ट नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स, और फेस पॉइंट बहुत ज्यादा है तो उपयुक्त होगा कि अब हम डेंसिटी को डिफाइन करें। लेकिन साथ में जब हम लिखते हैं तो इट इज ए डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, function because this density is a function of what? ये डेंसिटी है फंक्शन मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स का, डेंसिटी टाइम का भी। तो संक्षिप्त में इसको लिखा जा सकता है रो P1 को अगर P मान ले, Q1 Q2 Qn वेक्टर्स को अगर Q से दिखा दें और टाइम से दिखा दें, तो ये डेंसिटी फंक्शन ये डिस्क्राइब करेगा कि कैसे डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द एंसेंबल की बात मेरे को लिखनी नहीं चाहिए थी, या एंसेंबल की बात अगर लिखते हैं तो भी आप चूंकि एंसेंबल पढ़ चुके हैं, तो डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अलग अलग समय पर। तो ये डिस्क्राइब एक अलग जिस कितना अब भाषा का उपयोग कर, ये जैसे अगर आपसे बोलते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो मास जो है वो क्या कहलाता है, पर यूनिट वॉल्यूम जो मास है वो क्या कहलाता है, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो मास है उसको क्या कहते हैं? प्लीज जवाब के साथ आइए बाहर, है क्यों भाई? पर यूनिट वॉल्यूम है लव दिखाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम मास क्या कहलाएगा? Density. डेंसिटी। डेंसिटी, तो अगर डेंसिटी रो है, अगर मान लीजिए पर यूनिट वॉल्यूम जो मास है वो m है, तो ये बताइए कि अगर पर यूनिट वॉल्यूम जो मास है वो रो है, अगर तो रो को अगर डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बताएगा? मास बताएगा सर। बोलिए। मास। मास बताएगा, और वो मास बताएगा, तो अगर डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास कितना हो जाएगा? बोलिए। Unit mass. ओहो, नहीं समझे बात को, मैं अभी क्लास को आगे नहीं रो बढ़ाऊंगा, इंटू डेल्टा। पहले मेरे Sir, हेलो हेलो। क्यों 22 से 16 हो गए, मुझे ये नहीं समझ में आता है। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। जी सर। चलो, तो बच्चों मैं ये बोल रहा था कि ये बहुत,
कठिन काम हाँ नहीं पूछा था, मैं बोला था यूनिट वॉल्यूम का अगर मास रो है तो डेल्टा वी वॉल्यूम का मास कितना होगा, रो इंटू डेल्टा डेल्टा वी। डेल्टा वी होगा। ये तो पता है ना सबको। डेंसिटी शब्द उपयोग करने का मतलब ये हो गया नंबर ऑफ पॉइंट, फेस पॉइंट्स सर डिस्प्ले बंद है क्या? एट टाइम टी कहां पर उपस्थित है इन एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, वही सर स्क्रीन नहीं दिख शॉर्ट रहा में है। लिख दिया P1 P2 P3 Pn या उसके हर ऐसा बनेगा डी पी डी। मैंने तो अभी सर शेयर किया था। तो आ सर जाता है स्क्रीन नहीं इसका। दिख रहा। एक मिनट होल्ड। हाँ जी बोलो। हाँ सुन रहा हूँ होल्ड करो। ओके। लैग हो जाता है। अब बताइएगा, अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर। दिख रहा है ना, चलो। तो देखो बढ़ू आगे, ये यहाँ ज्यादा दूर नहीं ले जाना है आज की क्या क्लास सर में। डिस्प्ले नहीं चल रहा है? आगे आ गया। अब मेरे को उतने फेस पॉइंट्स की आवश्यकता है किसी टाइम टी पर जो कहां पर है उपस्थित है, एक छोटे से एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम इन द सिक्स फेस स्पेस। कैसे निकालते हैं? डीपी, इसके 3n कोऑर्डिनेट्स, इट इज नॉट टू द पावर 3n। डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो रहा है। अरे, आ गया? या एक बार बंद करके देखूं मैं, फिर से स्टॉप करके प्रेजेंटेशन को फिर से देखता हूं, फिर बताइएगा। हाँ अभी हुआ क्या शेयर? नहीं हुआ। नहीं नहीं सर। बस नेटवर्क लैग कर रहा है सर। स्टिल नहीं दिख रहा है स्क्रीन में? नहीं नहीं दिख रहा? नहीं। नहीं दिख। नहीं चलो फिर एक नहीं दिख रहा है। ओके, तो एक काम करता हूँ, आज यहाँ तक का रहने दो, कल की क्लास में फिर बढ़ाता हूँ इसको आगे। बस आगे मैथमेटिकल स्टेप्स है, ठीक है। हम्म हम्म। तो और मैं अब कोशिश करता हूँ आपको इसका पीडीएफ आप लोग को भेज देता हूँ। तो एक बार अभी आ फिर। गया। हाँ स्क्रीन बोलो। आ गया। आ गया, तो आ गया स्क्रीन। हाँ सर। आ गया। एक आखिरी लाइन के साथ खत्म करना चाह रहा था, मैं उसी को बता रहा था। हम्म तो अगर नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स निकालना है किसी वॉल्यूम में, और वॉल्यूम कौन सा है, D3n एलिमेंट ऑफ फेस स्पेस है। सॉरी, क्या है, डी पी, उसके कितने 3n कोऑर्डिनेट्स, और डी क्यू 3n कोऑर्डिनेट, मतलब 6 डायमेंशनल वॉल्यूम हुआ ना ये। हाँ
और इस 6 डायमेंशनल वॉल्यूम जो सेंटर्ड है, जैसे अपन ये बोले ये एक वॉल्यूम है जो कि इस पॉइंट पर सेंटर्ड है, इस पर केंद्रित है। तो पॉइंट है हमारा पी क्यू, पॉइंट है हमारा पी क्यू। इस पॉइंट पर केंद्रित है। तो इसमें कितने फेस पॉइंट्स होंगे? तो क्या करोगे आप, जो डेंसिटी है रो, किससे मल्टीप्लाई करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे डेंसिटी को? वॉल्यूम एलिमेंट्स। हेलो, डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? आवाज नहीं आ रही लग रहा है। आवाज नहीं आ रही क्या? चलो, लेट से जा रही सर आवाज। हेलो, आवाज नहीं आ रही ना? रुक डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे? वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि कुछ इशू हो रहा है, उसको स्क्रीन शेयर करते समय प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैं स्टॉप, क्योंकि ये ऐसे ही कठिन है और मैं इसको चाहता नहीं कि आपको डिस्टर्ब हो। हाँ, तो रुक जाते हैं अपन।